तो आज हम देखेंगे सम्राट अशोक, इनके बारे में। इनका जो इतिहास जो हो चुका है वो है तकरीबन जो ईसा पूर्व 300 साल पहले की बात है। ठीक है, ईसा पूर्व 300 साल से लेकर तो 232 साल तक। ठीक है, ईसा पूर्व की बात। ठीक है, तो ये जो सम्राट अशोक थे, इनको चक्रवर्ती सम्राट के नाम से इनको बोला जाता है। क्यों चक्रवर्ती सम्राट के नाम से बोला जाता है? कि ये सम्राटों के सम्राट थे। ठीक है, अभी तक आपने देखे देखे अपने राजाओं की बात की है, लेकिन वो राजाओं के राजा थे, सम्राटों के सम्राट थे। जो चक्रवर्ती जो राजा रहता है, उसका जो रथ रहता है, उसका जो घोड़ा रहता है, उसको किसी भी दिशा में अगर वो जाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे थे वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तो ये उनका जो शासन देखेंगे अपन, तो सबसे पहले बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य की। वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उनका किसने साथ दिया था? कौटिल्य ने, जिसको अपन चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब नंद वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के थे। और उसके बाद आएंगे सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के पिताजी का नाम था बिंदुसार और माताजी का नाम था सुभद्रांगी, जिसे कि धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो जब साम्राज्य की बात आती है उनकी वाली, तो उस समय पे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य विस्तार करके रखा था। तो उसके बाद जो बिंदुसार आए थे, उन्होंने भी मतलब शासन को देखा था, लेकिन उस समय पे बहुत उठाव हो रहे थे। तो उठाव के इसमें जैसे अवंती का जो उठाव था, तो अवंती के उठाव में बिंदुसार ने, वो किशोरावस्था में ही बिंदुसार ने इनको भेजा था, अशोक को, कि अवंती का उठाव शांत करने के लिए। तो वहां गए अशोक, और उनके पास जो नीति थी उनकी वाली, जो कौशल्य थी, उसके बदौलत उन्होंने अवंती का उठाव शांत किया। जो बिंदुसार का सबसे ज्येष्ठ लड़का था, उसका नाम था सुशीम। तो सुशीम की अगर अपन बात करेंगे तो वो बहुत मतलब कूटनीति वाला था वो। और उससे कई सारे उसके भाई भी थे, लेकिन वो चाहता था कि जो किसी भी हालत में जो अशोक की जो मतलब जो चाणक्य नीति है, जो मतलब उसके जो गुण थे उसके वाले, जो शौर्य था, उसको देख के वो जलता था सुशील। तो उसके ऊपर कई उसने मतलब कारनामे किए थे, मतलब कि मतलब अशोक को नीचे गिराने के लिए। तो उसके लिए उसके पास लेकिन जो शौर्य था, उसके बदौलत जो उसके लोगों के बीच में जो लोकप्रियता वो बढ़ती जा रही थी। तो सुशीम ने बिंदुसार को कहते हुए, उसके पहले तक्षशिला में जो उठाव हो रहे थे उसको भेजा गया था, किसको? सुशीम को। लेकिन सुशीम जो उठाव शांत नहीं हुए, तो सम्राट अशोक, उनको भेजा गया कहाँ पे? तो तक्षशिला के उठाव शांत करने के लिए। तो जहां पे जिस तरीके से अशोक ने तक्षशिला के उठाव को शांत किया, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसकी भी जो नीति थी, उसका जो शौर्य था, वो देख के ही लोग मतलब शांत हो जाते थे। उसका मतलब उतना दबाव था अशोक का। तो तक्षशिला उठाव होने के बाद फिर जैसे वो पाटलिपुत्र राजधानी थी उस समय पे, तो बिंदुसार, सुशीम, और जो घर में जो वातावरण था वो बिगड़ते जा रहा था, क्योंकि अशोक की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। और उसी के साथ उसके जो भाई वगैरह थे, उनकी मतलब वो उनको चुभ रहा था। ठीक है, कि इसकी लोकप्रियता क्यों बढ़ रही करके। तो बिंदुसार ने घर की जो परेशानी को देखते हुए, घर के वातावरण को देखते हुए, सम्राट अशोक को अज्ञातवास में जाने के लिए बोल दिया था। तो अज्ञातवास में जब वो अशोक गया, तो कहाँ पे उसने शरण ली थी? अज्ञातवास में उसने समय बिताया। आज का जो आधुनिक का जो बोलते हैं उसको उड़ीसा बोलते हैं अपन। तो उस समय पे क्या था वो? कलिंग कलिंग जो प्रांत था, उस समय पे उसने कलिंग में जाके अपना अज्ञातवास बिताया था। तो अज्ञातवास बिताया था उस समय पे कलिंग में जाके। तो उस समय पे उसकी जो कलिंग में जो महारानी थी कौरवांकी, एक लड़की थी कौरवांकी, तो उसके साथ उसका वाला मतलब बातचीत करते करते, मतलब मित्रता के साथ साथ उसका फिर वो बढ़ते गया, प्रेम वगैरह हो गया उसमें, किसका? अशोक का। तो उसके बाद जैसे कुछ समय पे वहां पर वो थे, लेकिन उसके बाद बात आती है कि फिर से उठा हो गया उज्जैन में। तो बिंदुसार जो राजा था, उसने अशोक को उज्जैन के उठाव को शांत करने के लिए भेज दिया। तो अशोक ने क्या किया वहां पे, कि मतलब कई लड़ाइयां हुआ भाई वहां पे। शांत हुआ उठाओ वहां पे उज्जैन का, लेकिन कई लड़ाइयां हुई। लड़ाई के बीच में पहली लड़ाई में जो मतलब
वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। जख्मी हो गए। तो जख्मी हो गया था उस समय पे देवी देवी करके एक मतलब विदिशा की मतलब लड़की थी और एक व्यापारी की लड़की थी देवी। तो देवी के साथ जो परिचारिका जो काम किया था अशोक ने, उसके परिचारिका का, तो परिचारिका काम करते हुए उनके साथ मतलब प्रेम संबंध बढ़ गए। प्रेम संबंध बढ़ गए तो प्रेम संबंध बढ़ने के बाद उनका फिर मतलब प्रेम विवाह जो बोलते हैं अपन, ठीक है, तो देवी के साथ उनका वाला वहां पे विवाह हुआ। ठीक है, तो जो इससे की नहीं, वो जो देवी थी वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, देवी। उसके बाद जो उठाव के बीच में फिर उन्होंने उधर बुला लिया बिंदुसार ने। तो इस तरीके से जब उज्जैन के जो उठाव हुआ था उस समय पे वो शांत हुआ था उठाव, ठीक है, और वहां पे वो अधिकारी के रूप में कुछ समय वो शांति से बिताए उन्होंने। लेकिन उसके बाद जब बिंदुसार की डेथ हो गई तो भाइयों के बीच में कलह मच गया कि गद्दी के ऊपर कौन बैठेगी। ठीक है, और जो सुशीम जिसको कि मतलब चुपता था, कौन, अशोक, हाँ, तो उसने सोचा कि भाई किसी भी हालत में भी अशोक को मारना चाहिए। ठीक है, तो उसने पूरी कोशिश की। तो उस बीच में जो उसने षड्यंत्र रचा था अपना अशोक के खिलाफ, जो उसने हमला किया था देवी के ऊपर, जो मतलब अशोक की पत्नी थी, तो देवी के ऊपर हमला किया था, लेकिन उसकी डेथ किसकी हो गई थी? उसके माँ की मौत हो गई थी। उसमें अशोक की माँ की मौत हो गई थी। अभी अशोक जो था अपने माँ से बहुत ही नजदीक था, उसके जो गुण वगैरह थे वो माँ से बहुत नजदीक थे। तो माँ की जब डेथ होगी तो वो बौखला गया और उसने फिर धावा बोल दिया पाटलिपुत्र पे, पाटलिपुत्र बोल दिया। और फिर जो उसके भाई वगैरह थे उसका मतलब जो ये था, और जो आक्रामक थे उनको मतलब हत्या कर दी उनकी वाली, जो जो उठाव करते थे वो बीच में आते थे, उनको अलग करते हुए फिर उसने अपना शासन बिठाया। ठीक है, तो 268 पूर्व की बात है, 268 पूर्व से ईसा पूर्व 268 से लेकर तो 232, ये 40 साल तक का पूरा अशोक का साम्राज्य था। तो उस बीच में जैसे जैसे उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई तो उसने जो अपने 8 साल के अंदर उसने अपना हिंदू कुश पर्वत से लेकर तो केरल तक का भाग, उसके बाद ब्रह्मदेश जो बोलते हैं म्यांमार वगैरह, वहां से लेकर तो अफगानिस्तान तक का भाग उसने पूरा अपने अंडर में लाया था 8 साल के अंदर। और उसके जमा जो एक छत्र शासन बोल देंगे अपन की, मतलब पूरा जो शासन था वो उसने अपने अंडर में लाया था। ऐसा राजा अभी तक किसी का नहीं हुआ है, अभी तक कोई नहीं हुआ है, मतलब इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर उसने अपना ताबा। ठीक है, और इसलिए बोला जाता है उनको चक्रवर्ती सम्राट, सम्राटों के सम्राट। तो जब सारा कुछ तो आ गया उनके हाथ में, ठीक है, लेकिन जब बात आती है कि कलिंग की, जो कलिंग जो राज्य था वहां पे, जो आज का जो उड़ीसा बोलते हैं और झारखंड का कुछ जो भाग बोलते हैं उसको अपन कलिंग बोलते हैं। तो कलिंग के इसमें क्या हुआ था कि वो अलग प्रांत था और उसका वाला स्वतंत्र था उस समय पे। कि वो बता नहीं सकते उसके वाले की मतलब कारण क्या थे, उसके वाले अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताया। कोई मतलब कि खनिज का कारण बोलता है, कोई मतलब व्यापार के दृष्टिकोण से वो अच्छा था। ठीक है, इस तरीके से वो महत्वपूर्ण प्रांत था। फिर ऐसी कुछ बात आती है कि किसी उसके जो भाई थे उसने मदद किया था, उसकी वाली मदद किया था। तो उस समय पे आक्रमण हो गया किसका वाला, और सम्राट अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो पहले जो कलिंग के जो राजा वगैरह थे उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई किया उनके साथ, बहुत अच्छे से, कई बार पीछे भी हटना पड़ा सम्राट अशोक की सेना को। उसके बाद लेकिन जो सम्राट अशोक की जो सेना थी और उसकी जो कूटनीतिक दांवपेच थे ज्यादा से ज्यादा, उसके सामने उनको फेल होना पड़ा और वो हार गए, कलिंग की सेना हार गई। तो उस समय बोला जाता है कलिंग की सेना के 1 लाख से ज्यादा सैन्य उस समय मारे गए थे। कलिंग सेना के 1 लाख से ज्यादा सैन्य मारे गए थे, बहुत मतलब तबाही हो गई थी। जब उसने दौरा किया, सम्राट अशोक ने उस समय दौरा किया कहा का, तो जो अपने प्रांत जीते हैं कलिंग के वहां पे, तो वहां पर देखा तो हमें हर जगह लाशें ही लाशें थी, लाशें ही लाशें थी। हर कोई जो औरत बच्चे रो रहे थे, पूरी तबाही मच गई थी। ठीक है, तो वो देख के उसका मन एकदम मतलब ये हो गया, पश्चाताप हो गया उसको लगा कि साला मैं जीता कैसे, मैं ये जीत नहीं है, ये तो हार है। ठीक है, इतना मैं सब कुछ कर लिया हूँ लेकिन ये तो पूरी हार है, मेरे वजह से अपना मैंने प्राण जीतने के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन यहाँ तो पूरा मतलब नाशी हुआ है। हर औरतें बच्चे सब रो रहे, हर जगह मरे मुर्दे पड़े हुए हैं, लाशों ही लाश बिछी हुई है। ठीक है, तो इस ऐसे जो वातावरण था उसको बहुत पश्चाताप हुआ।
ठीक है। तो वहीं से जो टर्न ओवर जो बोलते हैं उसका, तो वहां पे टर्न आउट हो गया, टर्न हो गया, उसके वाला जो मोड़ था वो टर्न हो गया। फिर वहां से उसने बौद्ध की शरण में गया, वो बौद्ध धर्म की शरण में गया। तो बौद्ध धर्म की शरण के बाद उसको लगा कि भाई अभी तक ये तलवार के बूते पर जो मैंने राज किया था, ठीक है, वो तो मेरी ऐसी चल रही थी, राज चल रहा था, किसी को मतलब मैं उस किसी के मन में नहीं था मैं, ठीक है। तो अभी मेरे को बौद्ध धर्म की जो परंपराएं बनी हुई है, सत्य, अहिंसा, शांति, न्याय, मैं उसके ऊपर चलूंगा। हाँ, और फिर उसने उसको फॉलो किया, ठीक है। और बोला जाता है कि जो उसका 28 साल का जो कार्यकाल है, ठीक है, उस समय पे आदमी, मनुष्य के दिलों में उसने अपना स्थान बना लिया। क्योंकि जो लोक कल्याणकारी जो राजा बोलते हैं, तो आज के समय में उनकी उनसे सीखने लायक बात है लोक कल्याणकारी राजा के लिए, ठीक है, कि उसने जिस तरीके से मतलब लोगों के लिए काम किया है। अपन देखते हैं कि आज के जो कई उन्होंने बताया क्या, रोड जो बनते हैं, तो रोड के बीच में जो आजू बाजू में जो पेड़ लगे हैं ना, तो उसकी देन है। तो चालू उसने किया था कि आजू बाजू में जो पेड़ रहते हैं रोड के बाजू में, वो उन्होंने चालू किया था। ऊपर से फ्री में इलाज, जो मनुष्य का फ्री में इलाज वो करते थे। हॉस्पिटल बनाए उन्होंने मनुष्य के फ्री में इलाज के लिए। मनुष्य के लिए तो ठीक है, ठीक, लेकिन जानवरों के लिए, प्राणियों के लिए फ्री में इलाज, प्राणियों के लिए फ्री में इलाज उन्होंने चालू किया था सम्राट अशोक ने। तो ऐसा कोई राजा हुआ नहीं है जिसने मतलब मनुष्य के बारे में तो सोचा ही सोचा, लेकिन प्राणियों के बारे में जिसने हॉस्पिटल खोले, ऐसा कोई राजा आपको देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन उसने हॉस्पिटल भी चालू किए फ्री में इलाज करने के लिए, ऐसा वो शासन था। उसके शासन काल में नालंदा विद्यापीठ, जो कि बोला जाता है विश्व में नालंदा विद्यापीठ को बहुत ऊंचा स्थान माना गया है। तो उसके समय काल में नालंदा विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, ठीक है। विक्रमशिला विद्यापीठ जो श्रीनगर में, जो शिवनगर का पहले नाम प्रवरपुर था, ठीक है, तो वहां पे जो विद्यापीठ की स्थापना की थी, उसमें बोला जाता है उनके शासनकाल में जो इतिहासकारों ने जो उसको रिसर्च किया है, तो 1 लाख से ज्यादा तक उन्होंने विद्यापीठ स्कूल की मतलब स्थापना किए थे। और जो ब्राह्मण नीति थी, ठीक है, उसने पुरजोर विरोध किया था, ठीक है। उसके शासन काल में सब कुछ जो एकदम मतलब सुचारू रूप से चल रहा था। ब्राह्मण नीति जो चल रही थी कि मतलब जो वर्ग भेद, ठीक है, वर्ण भेद, तो उसका उसने पुरजोर विरोध किया था। उसने बोला नहीं, जो धम्म की जो नीति है बुद्ध धर्म की, सबको समानता के लिए, वो समानता की नीति सबको ऊपर लागू होंगी। और ऐसा वो शासन हुआ है कि उसने मतलब दिलों में राज किया है लोगों के। और इसलिए उनको क्या बोला जाता है, प्रियदर्शी राजा। हाँ, प्रियदर्शी राजा उनको बोला जाता है। उसके बाद देवांग प्रिय राजा, जब उसके शिलालोकी की बात आती है, तो उसने 84,000 स्तूप बनवाए थे, ठीक है। तो जो दिलों में जिसने राज किया है, ऐसा जो राजा हो चुका है, वो है सम्राट अशोक, ठीक है। तो उसने बौद्ध धर्म को सारे अपने इंडिया में ही नहीं, तो इंडिया के बाहर, श्रीलंका, जो उनके पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को उन्होंने मतलब कि उनकी भी स्वेच्छा से लिया था। तो वो फिर वो बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए चले गए थे। तो उसके शासन काल में जो उनकी शैक्षणिक और सांस्कृतिक, ये जो मतलब जो बढ़ चढ़ के जो भाव हुआ है उस समय पे, वो आज भी मतलब हर लोगों को सीखने लायक है। और आज के लोग जो बोलते हैं कि करनी और कथन में काफी फर्क रहता है, तो उन्होंने खुद उस जीवन शैली को अपनाया था। खुद को जीवन शैली अपनाते हुए फिर मतलब दिलों में सबके राज किया था। तो ये बात है सम्राट अशोक की। और अभी देखते हैं कि अपन की आज के भारत का जो अशोक स्तंभ है, वह वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऊपर से सम्राट अशोक का जो चक्र बोला जाता है, सम्राट अशोक का चक्र तिरंगे में लगा हुआ है, ठीक है। वो तो चले गए, ईसा पूर्व 232 साल पहले चले गए वो, लेकिन आज भी उनका देखो नाम कैसे है। उन्होंने जो कार्य किया, दिलों में जो राज किया, इसी की वजह से उनके जो विचार जीवंत है, वो आपको तिरंगे में दिखेंगे। तिरंगे में जो अशोक है वो उनकी देन है, ठीक है। जो अशोक स्तंभ है, चारों जो सिए जो लगे रहते हैं एक के ऊपर एक करते हुए, तो ये उनकी देन है। वो मतलब समानता का प्रतीक है। जो अशोक चक्र है वो समानता का प्रतीक है, एक काल का प्रतीक है कि प्रगतिशील की वाटचाल हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उनका जो पूरा कार्यकाल रहा है, वो सबके लिए प्रेरणा स्थान है। और आज की जो नेता लोग हैं, जो लोक कल्याणकारी राजा की बात करते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि लोक कल्याण का जो राजा हुआ है सम्राट अशोक, उसने जो नीति अपनाई है, उनसे सीखना चाहिए। करनी और कथन में फर्क नहीं होना चाहिए। जो अपन कथन कह रहे हैं, उसकी करनी भी वैसी अपने खुद भी आत्मसात करना चाहिए, तब जाके वो लोगों के दिलों में तुम बैठोगे, ठीक है। तो ऐसा इनका वाला जीवन काल रहा है सम्राट अशोक का। तो आप अपने अपने विचार इसमें बता दो।
गुरुजी से स्टार्ट करेंगे. सम्राट अशोकाबद्दल मला एवढंच माहित आहे, जास्त काही माहिती नाही. पण जेव्हा सम्राट अशोकाने नगर भ्रमण केलं हा तर त्याला सगळीकडे रडारड, म्हणजे विधवा बाया, अनाथ झालेली पोरं हा आणि वृद्ध म्हातारे लोक दिसले. हा तेव्हा त्याला वाटलं का अरे ही तर माझी जीत असून ही तर माझी हारच आहे. हारच आहे. कारण जे जे मी जे तलवारीच्या बद्दल मिळवलं, जिंकलाय, हो. पण त्याच्यापेक्षा तर किती लोकांचे जीव मी जीव गमावला आहे. गमावला आहे. मग त्या जितच्या काय मतलब आहे. तेव्हा काय त्यांच्या हृदय परिवर्तन झालं हृदय आणि परिवर्तन. ते भगवान बुद्धांना शरण गेले हा आणि त्यांनी बौद्ध धर्माचा प्रसार केला, जेणेकरून माझ्या हातून जी चूक झाली आहे बा, हा जेणेकरून लोकांच्या हातून झालं नाही पाहिजे. नाही आली. एवढेच मला माहिती आहे. आणि ते आपला पश्चाताप करून आपल्याला पश्चाताप दुरुस्त करायचं. सम्राट अशोकांनी कलिंगच्या युद्धानंतर त्यांच्या बंधामध्ये जे परिवर्तन निर्माण झाले, सगळ्या युद्धातले नरसंहार पाहून लोकांना हे केल्यानंतर त्याच्यानंतर त्यांनी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली आणि बौद्ध धर्माचा भारतातच नव्हे तर बौद्ध धर्माच्या जगामध्ये कितीतरी कंट्रीज आज बुद्धिस्ट आहे. तर त्यांनी धर्मप्रसार केला, त्याच्यानंतर त्यांचे तत्व त्यांना आवडले वगैरे. तर एक महान राजा होऊन गेले सम्राट अशोक. त्यांनी जे केलं आहे तसंच आपण काहीतरी चांगले कामं वगैरे त्याच्यावर शिकून हा केलं पाहिजे असं मला वाटते. मौर्य घराण्यातले सर्वात उत्कृष्ट राजे किंवा शासक संबोधले जाणारे म्हणजे सम्राट अशोक. त्यांच्या आयुष्यामध्ये सर्वात मोठा परिवर्तन म्हणजे कलिंगाचं युद्ध. जेव्हा कलिंगाचं युद्ध झालं त्यानंतर त्यांच्या डोळ्यांनी जे अनुभवलं त्यांनी, त्याच्यानंतर त्यांनी एक मनात निश्चय केला की बा हे आपलं जीत असून सुद्धा पण हार आहे बा. तर त्यांनी मग बौद्ध धर्म स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला आणि स्वीकारला. आणि मग त्यांच्या जीवनामध्ये खूप परिवर्तन आले. आणि ते जसा त्यांनी धर्म स्वीकारला त्यानंतर त्यांनी म्हणजे इतकी उत्कृष्ट कामगिरी केली की सत्य, अहिंसा, प्रेम यांचे पुरस्कार ते त्यांना मानले गेले. समाजामध्ये इतके बदल त्यांनी घडवून आणले की प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांनी आपली वाहवाही केली. आणि मौर्य वंशामध्ये सर्वात उत्कृष्ट राजा म्हणून त्याचसाठी गिनले गेले की उत्कृष्ट कामगिरी त्यांनी समाजासाठी केली आणि समाजामध्ये आपले विचार रुजवले. शांति काल के इसमें आज भी जो अशोक पदक दिया जाता है छोरे के लिए सबसे बड़ा पदक है वो परमवीर चक्र और अशोक चक्र. अशोक चक्र शांतता काल में सैनिकों के लिए और नागरिकों के लिए भी, ठीक है, वो बहुत बड़ा पदक माना जाता है, सर्वोच्च पदक माना जाता है भारत का. ठीक है, तो भारत की जो शान है, ठीक है, वो सम्राट अशोक ने जो अपना कार्यकाल किया है उस समय पे कलिंग युद्ध के बाद जो उन्होंने अपना बुद्ध के रास्ते के ऊपर जो चले, वो सत्य, अहिंसा और न्याय के इस पे, तो उन्होंने जो दिल में राज किया है, ठीक है, तो आज भी जो नेता लोग हैं उन्होंने मतलब इससे सिखलाई लेनी चाहिए और लोगों के दिल में राज करना चाहिए. क्योंकि बाहर तो आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन तुम अगर वही उसकी करनी अगर नहीं करोगे तो फिर क्या दिलों में राज नहीं बन सकते. सत्ता आएंगी और सत्ता चले जाएंगी. जब तक सत्ता पे रहेगा तब तो उसका नाम रहेगा, लेकिन एक बार सत्ता चलेगी तो उसका कोई नाम नहीं लेता है. तो अभी सत्ता सम्राट अशोक की कब थी? ईसा पूर्व 300 साल पहले की, लेकिन आज अपन तब भी उसका नाम ले रहे हैं. ठीक है, तो यह है चक्रवर्ती सम्राट अशोक.